हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैंपल पेपर 5। ठीक है, तो सैंपल पेपर 5 हम लोग बिना देर किए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इज a group 14 element in the periodic table. It is known to form compounds with many elements. Write an example of a compound formed with। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग को पता है कि कार्बन जो है ग्रुप 14 का मेंबर है एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 4 होता है। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी हो गई कितनी, 4। तो कार्बन जो है यदि वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, कार्बन की होगी 4। इस तरह से क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा CCl4। ये आपका कंपाउंड हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि वो ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 16 का मेंबर है तो यदि वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड कैसा बनाएगा, कर लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, कार्बन की हो गई 4, ऑक्सीजन की हो गई 2। क्रिस क्रॉस करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा क्या, C2O4। ठीक है, C2O4 बन गया, C2O4 बन गया। बट इसको जब इससे जो कॉमन को हम लोग अलग कर लेंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा CO2। C2 कॉमन हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द फॉलोइंग। कैल्शियम दिया हुआ है, लिथियम है, सोडियम है एंड नियन है। तो इसमें क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि an element having 2 cells completely filled with electrons। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसके पास 2 ही सेल्स हैं, मतलब 2 ही ऑर्बिट हैं और वो दोनों ऑर्बिट जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो आपको पता होगा कि ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है, तो उनके एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दिया जाए तो नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, ब्रेडन, इन सारे नोबल एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इनका होल सेल जो है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो इसका हम लोग कर लें 2 का A को आइडेंटिफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नियन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। ये कह रहा है कि इन 4 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3 एंड सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इन दोनों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होता है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही आप जो है देखते हैं कि इनका ग्रुप नंबर भी जो होगा वो क्या होता है, दोनों का 1 होता है। तो आंसर होगा लिथियम एंड सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3A। व्हाट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के दरमियान स्पर्म का पाथवे क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्पर्म है वो मेल के टेस्टिस में बनता है। ठीक है, टेस्टिस से ये वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस से होता हुआ, ठीक है, वो कहाँ पहुंचेगा, तो उसके बाद ये पहुंचेगा यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से फिर जो है ना वो अभी यूरेथ्रा से जब निकलेगा तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, जैसे सेलुलर वेसिकल ग्लैंड होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होंगे। तो इनका भी सीक्रेट्स जो होगा वो उसी स्पर्म के साथ मिल जाएगा, तो उनको कलेक्टिवली सीमेन कहेंगे। ठीक है, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से जो है फिर वो इजैकुलेशन होगा तो ऑब्वियस है कि वो फीमेल के बॉडी में इंटर कर जाएगा, क्योंकि पाथवे में टेस्टिस वास डिफरेंस और वास डिफरेंस से होकर कहाँ यूरेथ्रा, फिर वो पेनिस से बाहर निकल जाएगा। सेकेंड है नेम द ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड ओवा रिस्पेक्टिवली इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो होता है अ पेयर ऑफ
जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत थोड़ा सा मतलब डेविएट कर सकता है आप लोगों को, लेकिन है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, आपको ध्यान ये रखना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो एग्जैक्ट वही टॉपिक को डील किए हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक डील नहीं हुआ जिसका मतलब आप बना पाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि श्वेता कंडक्टेड अ स्टडी ऑन ए टोबैको प्लांट। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि भाई टोबैको प्लांट का मतलब पढ़ाया नहीं गया है, किसी सर ने नहीं पढ़ाया, ना सर ने वीडियो में बताया, ना शाम सर ने वीडियो में बताया, ना आपने स्कूल में टीचर टोबैको प्लांट के बारे में कुछ बताया होंगे, क्योंकि जो भी बताया गया वो पाइसिम सैटिवम और ह्यूमन सेल के बारे में बताया गया। तो देखिए इसमें क्या है कि श्वेता कंडक्टेड अ स्टडी ऑन टोबैको प्लांट, शी फाउंड दैट इन टोबैको प्लांट द मेल गैमेट हैव 24 क्रोमोसोम। बस रफली मान के चलना है कि एक एक्सपेरिमेंट श्वेता ने किया और उस एक्सपेरिमेंट में श्वेता ने ये पाया कि जो मेल गैमेट होता है ना, उस मेल गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम हैं? 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 24 क्रोमोसोम्स है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि जो भी गैमेट्स होते हैं, इधर वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, बोथ हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि भाई फीमेल गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? तो भाई मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, दोनों के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, दोनों हैप्लॉइड नेचर का होता है, तो जितना मेल गैमेट के पास क्रोमोसोम होंगे उतना ही फीमेल गैमेट के पास होगा। बस ये ध्यान रखना है। आपको ये सोचना है कि भाई ये तो टोबैको प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कि जाइगोट के पास कितने होंगे? तो आपको पता है कि जाइगोट के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और वैसे भी जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो दोनों के क्रोमोसोम को हम ऐड करते हैं तो कितने होते हैं? 48 क्रोमोसोम्स। बहुत आसान है, बिल्कुल जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, क्वेश्चन को पढ़ के डरे नहीं, इतना पेशेंस रखें और बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसानी से आंसर करेंगे आप लोग। 5 जो है क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप जहाँ से पढ़ोगे स्टूडेंट, इसमें क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया। ठीक है, एग्जांपल 5 मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया प्लांट एंड होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के पीछे। ठीक है, इसमें देखा गया ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के फ्यूजन से, मतलब इन दोनों में जो क्रॉस हुआ है शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, स्टूडेंट की बहुत बार हो चुका है। तो इन दोनों में जो ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो आपको पता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन के बनेंगे वो सारे के सारे हेटेरोजाइगस स्टॉल ही बन रहे हैं। एंड लेकिन जब इनका आप सेल्फिंग कर देते हैं, इनका जब सेल्फिंग किया जाता है, यानी सेल्फिंग करने का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, तो आप देखेंगे कि एक जो है प्योर स्टॉल बनेगा, दो जो है वो हेटेरोजाइगस स्टॉल बनेंगे और एक जो होगा वो प्योर डॉट बनेगा। तो कह रहा है कि on the basis of above observation with other angiosperms can scientists arrive at a law। हाँ, तो इससे जो है वो क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि जब भी कोई डोमिनेंट ट्रेट होगा तो डोमिनेंट ट्रेट अपने डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म की प्रेजेंस में भी वो अपने फीचर्स को ही एक्सप्रेस करेगा, जबकि रिसेसिव को अपने फीचर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म का प्रेजेंस नहीं चाहिए। ठीक है, वहां पे कोई भी डोमिनेंट एलिट नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट जीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि इफ यस एक्सप्लेन द लॉ, इफ नॉट, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ है। वैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लिख देंगे, इसका आंसर इस तरह से एक्सप्लेन करके सही हो जाएगा। इसमें और क्वेश्चन है, अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जैसे समझिए यहाँ पर, यहीं पे समझ लेंगे हम लोग। ये जो है इसको जस्टिफाई करना है कि कुछ जो ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इनहेरिटेड तो होता है। इनहेरिटेड होने का मतलब हो गया कि वो पेरेंट्स से
नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता तो है, लेकिन हो सकता है कि वो दिखेगा नहीं उस समय, हो सकता है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा उस समय, वो हो सकता है अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हो। जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं, जब होमोजाइगस डॉट के साथ क्रॉस करवाया गया आइसोसेक्सुअल प्लांट में, तो जो F1 जनरेशन हुई उनमें शॉर्ट का भी एलील है और टॉल का भी एलील है, लेकिन शॉर्ट अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि इस शॉर्ट एलील के पास जो है वो डोमिनेंट ट्रेट का एलील है, यानी टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है, इस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन फिर आगे जो है वो क्या कर देता है, उसको जब सेपरेट होगा, सेग्रीगेशन होगा, तो सेग्रीगेशन के समय जब शॉर्ट रेसेसिव जो जीन है शॉर्ट का मतलब शॉर्टनेस का, वो जब दूसरे रेसेसिव जीन के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे एक्सप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब आपको मैं बता दूं कि कभी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को सारे ट्रेड जो है वो इनहेरिटेड होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिशन होता है, लेकिन डोमिनेंट एलील की वजह से, डोमिनेंट ट्रेट की वजह से रेसेसिव ट्रेट कभी-कभी अपने फीचर्स को एक्सप्रेस फर्स्ट जनरेशन में नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन सेकंड जनरेशन में दिख जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत आसान है, और आसान इस सेंस में है कि ये मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप लोगों ने मैग्नेट से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आपने किया है, ठीक है, और बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्चुअल तो है ही, बहुत आसान है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया गया है, एक मैग्नेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ए बी एंड सी में, और ये कहा जा रहा है कि नेम द पार्ट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो ऑब्वियस है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां होता है, तो उसके पोल पे होता है, यानी आप कहेंगे ए एंड सी, और मिनिमम कहां होता है, तो पोल के अलावा जो मैग्नेट का पार्ट हो गया वहां मिनिमम होगा, तो मिनिमम कहां होगा, और बी, बस सो सिंपल। सेकंड कह रहा है बी, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफर एट दिस पार्ट्स। ऑब्वियसली बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब है कि मैग्नेट के जिस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी सबसे अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें और का क्वेश्चन है कि प्रियंका जो है अरेंज की है 2 मैग्नेट को, और वाला क्वेश्चन है कि प्रियंका ने इस तरह से 2 मैग्नेट को अरेंज किया with S and north and south, कुछ इस तरह से है। तो कह रहा है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन P एंड Q। ये P मैग्नेट है और ये Q मैग्नेट है, तो कह रहा है इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत आसान है, कुछ इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से रिवर्स करता है, साउथ पोल में रिवर्स करता है, ठीक है, तो आप इस तरह से बना देंगे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि मैग्नेट के अंदर होता ना तब तो साउथ के नॉर्थ होता है, लेकिन मैग्नेट के बाहर है तो वो हमेशा लूप के फॉर्म में होगा, कुछ स्ट्रेट ऐसा बना होगा, लेकिन आपको स्ट्रेट नहीं मानना है, लूप के फॉर्म में होगा, जब कभी भी होगा तो लूप के फॉर्म में होगा। सेकंड क्या है कि व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाइज। देखिए कि पोल के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होता है, ये किस बात को एक्सप्रेस कर रहा होता है, किस बात को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो भाई पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा
इन अ मैग्नेट कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऑब्वियस है वहां की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवन कह रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आप डायग्राम वगैरह दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि why a food chain cannot have more than 4 profit level। देखिए ऐसा होता है ना कि कभी भी किसी फूड चेन में मैक्सिमम 4 या फिर बहुत अधिक से अधिक 5, यानी मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ तो बताया हूँ कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही होते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी जो होता है वो पूरी लाइफ में, लाइफ प्रोसेसेस में जो है ना वो यूटिलाइज हो जाता है कहिए, या फिर कहिए कि वेस्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत कम ही एनर्जी अवेलेबल हो पाता है जो कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको दिया जा सके, उन तक ट्रांसफर किया जा सके, जो कि हम लोग 10% लॉ में जानते हैं। दैट्स व्हाई, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी का जो है ना वो होल लाइफ में लिविंग क्रिएचर्स जो है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के वो उनके वो वेस्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो अधिक एनर्जी की अवेलेबिलिटी की बहुत शॉर्टेज होती है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम 3, 4 और यू कैन से 5 ट्रॉफिक लेवल कैन बी एडजस्टेड इन एनी ट्रॉफिक लेवल। ओके, नेक्स्ट हम देख लें, तो यही इसका आंसर करना है। कह रहा व्हाट डज द फ्लो चार्ट डिपिक्ट। ऑब्वियसली ये फ्लो चार्ट डिपिक्ट कर रहा है ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। याद रखना है कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन की एनर्जी जो कि सनलाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में जो मिल रहा होता है उसका सिर्फ 1% ही जो है वो प्रोड्यूसर यूटिलाइज करता है, और प्रोड्यूसर अपने टोटल एनर्जी पूरी लाइफ टाइम में जो उसने इकट्ठा किया उसका सिर्फ 10% ही अपने से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर पाता है, ठीक है। इसी तरह से 10% होता है। इसमें कह रहा और क्वेश्चन, तो और कह रहा है कि इसमें कुछ स्पेस दिया हुआ है कि x की जगह फिल कीजिए और y की जगह फिल कीजिए। तो प्रोड्यूसर के ऊपर होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, और इसके बाद होता है सेकेंडरी, और तो जेड में क्या आ जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ये आंसर हो गया। सेक्शन बी, सेक्शन बी हम लोग देख लें। सेक्शन बी में जो है वो एक मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का डमी दिया हुआ है, क्योंकि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कैसे पहचानेंगे, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा है, 16, 17, 18 है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे 17 दिया हुआ है। इसमें क्या है कि गिव रीजन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए, फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट ए इज नॉन मेटल। हम लोग कैसे जानेंगे कि एलिमेंट ए जो है वो नॉन मेटल है, तो देखिए ध्यान से, ए का जो है वो ग्रुप नंबर क्या है, ए का ग्रुप नंबर हो गया 17। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, 17 होने का मतलब हो गया कि ए के पास, ए के जो है ए का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट वो होगा 7, यानी ए को 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से, ताकि वो अपने ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितना पूरा कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है इसमें किसी और से, तो लेकर वो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली वो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की होती है, और नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। दैट्स व्हाई बी देख लेते हैं, एटम ऑफ एलिमेंट बी हैज अ लार्जर साइज देन एटम ऑफ सी। कह रहा है कि एटम बी जो है वो लार्ज साइज का है, इसके कंपैरिजन में डी के कंपैरिजन में देखिए बी जो होगा वो ग्रेटर, लार्जर होगा सी से। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि किसी भी पीरियड में हम लोग जब मूव कर रहे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज घट रहा होता है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो सी के पास जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो सी के पास क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर होता है, और बी के पास जो होगा ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना उस एलिमेंट के एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। उसमें रिलेशन में लिख दूं, एटॉमिक साइज जो होगा या एटॉमिक रेडियस
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना उसका एटॉमिक साइज छोटा। सी है एलिमेंट सी हैज अ वैलेंसी 1, सी का वैलेंसी 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, सी का भी 1 होगा, ठीक है, और सी का 1 होगा, क्योंकि ए का भी वैलेंसी 1 है, क्यों भाई, तो ए का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सी का भी 7, तो अब 7 तो किसी को दे नहीं सकता है जो कि 10 बनाएगा, एक किसी से ले तो सकता है, तो एक लेकर क्या बना लेगा वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन की नीड है उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 बहुत आसान है। 9 क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को भी पहचानना है और उनके स्ट्रक्चर को भी लिखना है। तो 9 का ए जो है वो है ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे कुछ ऐसा होगा, ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड और इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया ये हो गया Fe, यानी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहेंगे ये हो गया, इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं कह रहा है, यदि कहेगा तो भी आप बना सकते हैं। सेकंड क्या है, ब्रोमोप्रोपेन बी, ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन का क्या बनाएंगे भाई, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। स्ट्रक्चर बना लें, ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया हैलोजन। हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। सी में देख लेते हैं, सी है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फॉर्मूला C4H6, यानी ब्यूटाइन कहने का मतलब हो गया कि इसमें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें एक जगह आप देखेंगे 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये देखिए, ये हो गया ब्यूटाइन, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आयन, यानी ये अल्काइन का हो गया ये फंक्शनल ग्रुप। इसमें और वाला क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिखना है, ठीक है। और डाउनलोड कर लें। इसमें जो है वो है इथेन C2H6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले बना लेते हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लीजिए, अब
इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके डॉट करके आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन अपना डिफरेंट पूरा कर लिया। जितने भी हाइड्रोजन हैं, कार्बन जो होगा अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और ये कार्बन भी क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने लगे। हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग कर ले किसका, इथीन का है बी। इथीन फॉर्मूला C2H4। ये हो गया इथीन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लें। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में करके। कार्बन अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्ट मतलब होता है 8, यानी अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, इथीन का। नेक्स्ट हम लोग बना लें इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कर लिया। कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 9 को तक देखो और मैं इधर इसको क्लीन कर दूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 डिस्कस कर लेंगे। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग बहुत अच्छे से समझ, मतलब अब जो है किसी तरह का कोई भी सैंपल पेपर को बना रहे हैं, किसी का भी, अरिहंत का, आकाश का, प्रकाश का, किसी का भी, महेश का, दिनेश का, किसी का भी बना रहे हैं, सब उनसे आसानी से बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। बहुत मल्टी टाइम 10 वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ है स्टूडेंट। ये फिर से वही क्वेश्चन है कि 50% प्रोबेबिलिटी होगी बॉयज होने की, गर्ल्स होने की ह्यूमन बीइंग्स में। तो वही समझ लीजिए कि मेल जो होगा यानी फादर जो होंगे वो 2 टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। एक होगा 22 + x और दूसरा क्या होगा 22 + y। और जो मदर होगी यानी जो फीमेल होगी मदर, वो एक ही तरह के गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, वो होगा 22 + x। जैसे मैंने बताया था कि किसी पॉइंट में या तो एक हेड होता है, एक टेल होता है, यही प्रोबेबिलिटी होती है आने की। उसको जब टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ यानी 50%, और टेल आने की भी हाफ 50%। बस वही है भाई, 2 ही ऑप्शन ही है, 2 ही तरह का मेल गैमेट होता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मेल गैमेट होता तो कुछ होता। तो आप इसको थोड़ा, चूंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, एक ही चीज को मैं मल्टी टाइम बताऊं और क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, तो ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर भी आपको डिस्कस स्टिल नाउ। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। बहुत आसान है कि इसमें से जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस के, जो है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसमें याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो टेंपरेचर पे भी डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग का टेंपरेचर क्या है, और वो नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी वो कॉपर का है, सिल्वर का है, किस तरह का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है बी, हम लोग 11 का बी देख लेते हैं फ्रेंड फास्ट। बी कर लेते हैं, why are metals good conductor of electricity whereas glass is a bad conductor? So simple। देखिए
ग्लास जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, ठीक है, बना होता है, सिलिका का बना होता है, कैसे समझिए। तो मेटल्स का गुड कंडक्टर होने के पीछे रीजन है बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ग्लास जो है कंपाउंड होता है तो उसके पास फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे, दैट्स व्हाई ग्लास आर बैड कंडक्टर वेयर एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो सैंपल 5 का डिस्कशन है मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं, और इसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।